नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि पर्यटन और विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने के साथ ही भविष्य में केदारनाथ वैकल्पिक मार्ग बनने वाले बधानी ताल छैनागाड़ मोटरमार्ग का कार्य बीते 19 साल से रुका हुआ है। प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत बुग्यालों और रंग बिरंगी मछलियों के संसार बधानी ताल को गुप्त काशी से जोड़ने का भी सपना लोग पिछले 19 सालों से सिर्फ देख रहे हैं। वर्ष 2002 से चल रही मांग के बाद वर्ष 2006 में स्वीकृत बधानी ताल छैनागाड़ मोटरमार्ग में 7 वर्ष पूर्व 5 किलोमीटर सड़क बन भी चुकी है, लेकिन मार्ग के अंतिम छोर पर 5 किलोमीटर एरिया में वन विभाग की भूमि आने से सालों से इसका काम रुका हुआ और ऐसे में जरूरत है कि वन विभाग बधानी ताल छैनागाड़ मोटरमार्ग जैसे लंबित पड़े अन्य मार्गों पर भी जल्द ही कोई निर्णय ले ताकि लोगों को सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल सके। तो आपको बता दें कि 19 साल छैनागाड़ मोटर मार्ग लगभग 2.5 दशक से अटका हुआ है, जिसमें स्वीकृति मिल चुकी है और वन भूमि हस्तांतरण ना होने के कारण मार्ग अभी भी लटका हुआ है। और इस मोटर मार्ग के बनने से एक तो केदारनाथ यात्रा को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा, दूसरा जो इस क्षेत्र से दर्जनों गांव जुड़े हुए हैं जहां स्वास्थ्य की दिक्कत है, सड़क की दिक्कत है, उन लोगों को भी लाभ मिलेगा। बधानी ताल छैनागाड़ के नाम से वो लगभग 2010-11 में आई थी। उसके बाद उस काम को पीएमजीएसवाई ने टेकअप किया। उस करने के बाद उसमें पेंटिंग की और जब उनका काम ख़त्म हो गया पुनः प्रांतीय खंड ने उसको टेकअप किया। और इनिशियल जो उसमें डिस्प्यूट थी वो ग्रामीणों का डिस्प्यूट था, आरंभिक बिंदु पर इसके डिस्प्यूट थे और हमने पहली सेंक्शन जो 10 किलोमीटर की थी उसको टेकअप किया। जब हमने उसको ऑनलाइन अपलोड किया और ये उच्च स्तर पर गई तो तब तक एक दूसरी सेंक्शन भी आ गई थी, क्योंकि पूरे 10 किलोमीटर में खोड़ को कनेक्ट नहीं हो सकता था, इसीलिए अवशेष कार्य की एक सेंक्शन आई। तो इसमें फिर भारत सरकार का ओपिनियन ये था कि दोनों को सम्मिलित करके एक समेकित प्रस्ताव बनाया जाए, तो इसलिए हमें पुनः सर्वे करनी पड़ी और हमने एक सिंगल प्रस्ताव बनाया। इस बीच फिर वहाँ के लोगों का एक हमारे पास सुझाव आया कि अगर हम अलाइनमेंट को चेंज करें तो उस पेड़ों की संख्या कम हो सकती है, क्योंकि वो सघन वन क्षेत्र से होकर गुजरता है। 19 सालों से इस सड़क का हाल बेहाल है और सिर्फ वन विभाग क्योंकि निर्णय नहीं ले पा रहा है, इस वजह से लोगों को सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। 19 साल अपने आप में एक बहुत लंबा समय खंड होता है और 19 सालों में सिर्फ वन विभाग की अड़ियल पने से हम ये देख सकते हैं कि एक बहुत ही बुनियादी चीज़ यहाँ पर अटकी हुई पड़ी है, जिससे लोग बागों को और भी असुविधा यहाँ पर झेलनी पड़ती है। तो वहीं आपको बता दें कि इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ में यूकेडी से नेता मोहित डिमरी जुड़ चुके हैं। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। मोहित जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप मेरी? तो आपको बता दें तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि लगातार 19 सालों से सिर्फ 5 किलोमीटर सड़क अटकी हुई है और इस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं हम मोहित डिमरी जी हमारे साथ में फिर से जुड़ चुके हैं, यूकेडी नेता है। मोहित जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप मेरी? हेलो जी मोहित जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी, मैं कुलदीप राणा बात कर रहा हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं जी। अच्छा, मोहित जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाज सेवी है। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। बहुत धन्यवाद सर। जी कुलदीप जी, 19 सालों से सिर्फ 5 किलोमीटर का निर्माण रुका हुआ है और वन विभाग से कई बार बोला भी जा चुका है कि इसका कोई सॉल्यूशन निकालिए, क्योंकि अगर ये 5 किलोमीटर की सड़क बन जाती है तो लोगों की जो कि ना बनने से काफ़ी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, उन तमाम दिक्कतें उन लोगों की दूर हो जाएंगी और कई और काम इस सड़क के बनने से जो अधूरे पड़े हैं, जिनमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो समस्या भी दूर होगी। क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ आपको भी लगता है कि आखिर वन विभाग क्यों नहीं इसके लिए मान रहा? जी बिल्कुल उमंग जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा न्यूज इंडिया का, जो इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठाया और मैं तो शासन प्रशासन भी इस
और गंभीरता से ध्यान दें, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के न केवल पर्यटन के लिहाज से बल्कि लोगों को जो आम आवाजाही है, लोगों की जो यातायात की सुगमता को लेकर भी ये काफी महत्वपूर्ण ये मोटर मार्ग है। लेकिन 2 दशक का एक बहुत बड़ा कालखंड गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे हम तमाम जो हमारे राजनीतिक लोग रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण ये मुद्दा रहा। लेकिन हरक सिंह रावत जैसे दिग्गज मंत्री इस क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, मातर खंडारी जैसे दिग्गज नेता इस क्षेत्र से रह चुके हैं, वर्तमान में रुद्रप्रयाग की विधायक भरत सिंह चौधरी जी यहाँ से विधायक हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्यों वन विभाग इस केवल 5 से 7 किलोमीटर के दायरे को वन भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति नहीं दे पा रहा है, ये एक अपना आप में बहुत बड़ा सवाल है। और इतना दिग्गज नेता मंत्रियों के रहते हुए भी आखिर क्यों ये महत्वपूर्ण मोटर मार्ग आज तक पूरा नहीं हो पाया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा क्योंकि पर्यटन के लिहाज से भी देखें, इस मोटर मार्ग को काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम सीधे गंगोत्री यमुनोत्री की बात करते हैं, तो जो गंगोत्री और यमुनोत्री तीर्थ यात्री हैं, अगर ये मोटर मार्ग बन जाता है तो सीधे तौर पर वो केदारनाथ से जुड़ सकते हैं। केदारनाथ को उनको करीब 50 किलोमीटर का जो अतिरिक्त फिर तीर्थ यात्रियों को तिलवाड़ा मयाली मोटर मार्ग के जरिए अतिरिक्त दूरी नापनी पड़ती है, वो इस मोटर मार्ग से खत्म हो जाएगी और करीबन 15 से 20 किलोमीटर में वो सीधे गुप्त काशी पहुंच सकते हैं। उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण, जबकि पूर्वी और पश्चिमी बांगर जो आपस में जोड़ने के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। जबकि पूर्वी और पश्चिमी बांगर के जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनकी कहीं रिश्तेदारी आपस में रहती है, लेकिन उन लोगों को आज भी 50 से 60 किलोमीटर दूर पूरा तिलवाड़ा मयाली मोटर मार्ग के जरिए एक दूसरे से जुड़ना पड़ता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण ये मोटर मार्ग है। लेकिन ये दुर्भाग्य कहेंगे कि एक 19 से 20 सालों का एक लंबा अंतराल इसको हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग ने इसमें एक बड़ा अडंगा डाल रखा है। वन भूमि इसकी हस्तांतरण की स्वीकृति नहीं मिल पा रही है लोक निर्माण विभाग को। ऐसे में 2 दशक से ये पूरी तरह से लटका हुआ। लेकिन ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके मुंह पर भी एक बहुत बड़ा तमाचा है। आखिर वो 5 से 7 किलोमीटर मोटर मार्ग को इतने लंबे अंतराल में बनवा नहीं पाए हैं। जी, यहाँ पर देखने वाली यह है कि जैसे कि अभी आपने भी बताया, कई कांग्रेस ने भी यहाँ पर शासन किया है, बीजेपी ने भी शासन किया है, कई मुख्यमंत्रियों ने इस पूरे 19 सालों में उत्तराखंड में शासन किया, उसके बाद भी इतना महत्वपूर्ण मार्ग, और वो भी अपने ही शासन काल के दौरान आप अपने ही एक विभाग को इसके लिए कन्विंस नहीं कर पा रहे, या तो वो विभाग आपकी सुन नहीं रहा है। जाहिर सी बात है, किस प्रकार से देखते हैं आप इसे? बिल्कुल बिल्कुल उमंग जी, ये तो बहुत बड़ी नाकामी हम कहेंगे। और ये हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी एक उदासीन रवैया कह सकते हैं, और अपने आप में एक अकर्मण्यता इसको हम कह सकते हैं। इनकी ये नाकामी है कि ये एक 5-7 किलोमीटर के मोटर मार्ग को अपने ही विभागों से नहीं करवा पा रहा है। हरक सिंह रावत जैसे दिग्गज नेता इस क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं, वन मंत्रालय उनके पास रहा है, वन मंत्री वो खुद रहे हैं। तो अगर वो वन मंत्री रहते हुए भी अगर इस मोटर मार्ग को स्वीकृति नहीं दी रही, तो एक नाकामी हम इसको कहेंगे अपने नेताओं की। और इसके अलावा क्योंकि इस मोटर मार्ग को लेकर स्थानीय जनता की हम अगर बात, बहुत लंबे समय से इस पे आंदोलन चल रहा है, लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं कि इस मोटर मार्ग को बनाया जाए, आपस में कनेक्ट, क्योंकि ये अगर ये मोटर मार्ग बन जाता है तो पर्यटन इस पे बढ़ेगा। पर्यटन बढ़ने से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसको रोजगार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देवरिया बधानी ताल यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे काफी सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य से ही सुंदर नहीं है, बल्कि तीर्थाटन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। ये धार्मिक पर्यटन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। रंग बिरंगी मछलियों का एक बहुत अच्छा यहाँ पे तालाब है, जिसको पर्यटन देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। लेकिन अगर ये मार्ग यहाँ पे अगर छैनागार से जुड़ जाता है तो करीबन 9 किलोमीटर अब इस मार्ग को जुड़ने के लिए मात्र रह गए हैं, लेकिन जिसमें केवल 5 किलोमीटर वन भूमि की सैद्धांतिक स्वीकृति मिलनी थी। लेकिन लंबा समय PWD हर बार फाइल बना के विभाग को भेजता है और विभाग उस फाइल पे तमाम आपत्तियां लगा के रिटर्न वापस भेज देता है। ऐसे में करीबन 2 दशक से ये कागजों के जाल में पूरी तरह से एक उलझ कर ये सड़क रह गई है। लेकिन इस सब के बीच जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये यहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ का इसका व्यापक असर इसके रोजगार पे पड़ रहा है। यहाँ
अगर ये मोटर मार्ग बन जाता तो कहीं स्थानीय लोगों को यहीं रोजगार करना पड़ता। लेकिन इसकी वजह से यहाँ के जो क्योंकि रुद्रप्रयाग जनपद का सबसे दूरस्थ ये क्षेत्र है, जोखोली विकासखंड का बांगर का ये सबसे दूरस्थ इलाका है। लेकिन अगर ये मार्ग बन जाता था तो एक तरह से ये मुख्य धारा में भी आ जाता था। यहाँ के लोग जो आवागमन के यातायात का साधन है उसकी मुख्य धारा में जुड़ पाता और यहाँ के लोगों को रोजगार मिल पाता। बड़ी संख्या में यहाँ के लोग बाहर पलायन कर रहे हैं रोजगार की तलाश में। अगर यहाँ पे ये रोजगार ये मार्ग अगर बन जाता है तो यहाँ के लोग यहीं पे अपने होटल, लॉज, ढाबे, तमाम चीजें की अपने स्वरोजगार की चीजें यहाँ पे अपनाते। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे नेता 2 दशक में भी अगर इतने दिग्गज नेता, इतने बड़े बड़े नाम के नेता अगर 2 दशक में भी इसको नहीं करवा पाए तो एक बहुत बड़ी नाकामी है और इनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। लेकिन जनता इस बार लोगों ने साफ तौर पे कह दिया, क्योंकि पिछले दिनों भी एक बहुत बड़ा आंदोलन इस क्षेत्र में इस मार्ग को जोड़ने के लिए हुआ था और उस समय भी यहाँ के लोगों ने साफ तौर पे चेता दिया था कि अगर इस वर्ष 2022 के चुनाव से पहले अगर इस मोटर मार्ग को जोड़ने की वन विभाग से सैद्धांतिक स्वीकृति नहीं मिल पाती है तो 2022 में इसका करारा जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल, कुलदीप जी बने रहिए हमारे साथ देहरादून से संवाददाता प्रियंका जगूरी फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। प्रियंका, जानना चाहेंगे जिस हिसाब से अभी कुलदीप जी ने बताया कि 19 साल से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने उत्तराखंड में शासन किया है, तमाम वादे न सिर्फ पूरे उत्तराखंड के निवासियों से बल्कि रुद्रप्रयाग के निवासियों से भी किए और 19 साल से सरकार अपने ही एक विभाग वन विभाग से 5 किलोमीटर का मार्ग नहीं बन पाती है। तो क्या कुछ लगता है प्रियंका कि मुख्य वजह क्या है इसके पीछे? बिल्कुल उमंग, जिस तरीके से 19 सालों से यहाँ के ग्रामीण हैं वो मोटर मार्ग बनाने की मांग कर रहे हैं। इस 19 सालों में बीजेपी की भी सत्ता में आई है और अभी वर्तमान में भी बीजेपी, कांग्रेस का भी राज रहा है, पूरे 5 साल तक कांग्रेस का राज रहा। लेकिन तमाम सरकारें आती है जाती है, लेकिन जो स्थानीय लोगों के मुद्दे होते हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती या फिर उनके जो स्थानीय समस्याएं होती वो अक्सर सरकारों तक नहीं जा पाती है। कई बार क्या होता है कि अधिकारियों की जो यहाँ पर विभागों के जो अधिकारी उनके बीच आपसी तालमेल सही न होने के कारण कई चीजें समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न होती। जिस तरीके से ये मामला है कि यहाँ पर जो बधानी ताल छैनागढ़ मोटर मार्ग को बनाने की मांग जो लंबे समय से चल रही है वो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मार्ग माना जाएगा अगर ये बन जाए, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि रुद्रप्रयाग जो है वो एक ऐसा जिला है जहाँ केदारनाथ जैसी बड़ी यात्रा होती है और यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं। फिर रुद्रप्रयाग में जिस तरीके से यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है, लेकिन मोटर मार्ग नहीं होने के कारण यहाँ पर अक्सर जो स्थानीय लोगों के रोजगार की जो बात अगर हम यहाँ पे कई रोजगार की, अगर ये मोटर मार्ग बना होता तो रोजगार के अवसर यहाँ पर ग्रामीणों को मिल जाते, स्थानीय लोगों को मिल जाते। लेकिन ये कहीं ना कहीं यहाँ पर वन विभाग की लापरवाही है या फिर वन विभाग के अगर जिस तरीके से उनके द्वारा ये भूमि का मामला सॉल्व नहीं होता, इस कारण इसका खामियाजा कुल मिलाकर जो स्थानीय लोग हैं उनको भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनकी मूलभूत सुविधाएं तो रुकती है, साथ ही उनके सामने जो रोजगार के अवसर यहाँ पर मिलने होते हैं, लेकिन वो उनके आपसी जो विभागीय अधिकारियों की जो समस्याएं या फिर उनकी जो लापरवाही है उसका खामियाजा यहाँ पर स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल प्रियंका, और जाहिर सी बात है जिस हिसाब से अभी कुलदीप जी ने भी बताया काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर हैं और अगर ये मार्ग बन जाता है तो एक बार बार हर पार्टी की सरकार कहती है रोजगार का मुद्दे के ऊपर हर पार्टी की सरकार तमाम वायदे करती है और सिर्फ 5 किलोमीटर के मार्ग के ना बनने से जो पलायन भी यहाँ से हो रहा है, क्योंकि उत्तराखंड पलायन की समस्या भी काफ़ी उससे जूझ रहा है और इस 5 किलोमीटर के मार्ग के बनने से वहाँ पर अगर सैलानी आते हैं तो उत्तराखंड के इस हिस्से में भी हम कह सकते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी कुछ यहाँ पर किया जा सकता है, यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिल सकता है। तो क्या तमाम जो सरकारें हैं जिन्होंने राज किया और अब युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिले हैं, क्या आपको लगता है कि इस ओर ध्यान अब दिया जाएगा और यहाँ के लोगों को यहीं पर रोजगार भी मिल सकेगा अगर सिर्फ ये 5 किलोमीटर का मार्ग बन जाता है? तो प्रियंका, बिल्कुल उमंग, जिस तरीके से सरकारें आती है उनके घोषणा पत्रों में जो स्थानीय लोगों की समस्या उनका जिक्र होता है, उनके घोषणा पत्रों में कई जो प्रदेश की जनता है उनके लिए वादे होते हैं, लेकिन अगर वो 5 साल तक सरकारें टिकती है लेकिन कई जो ऐसी घोषणाएं जो उनके घोषणा पत्र में रहती है वो पूरी नहीं हो पाती है, जिस कारण
जिस तरीके से ये मामला है मोटर मार्ग का, ये अक्सर यही कि नहीं ऐसे मोटर मार्ग की मांगे कई जगह प्रदेश में उठती है। पहाड़ों की अगर हम बात करें तो कई ऐसे जगह हैं जहां पर स्थानीय लोग लंबे समय से मोटर मार्ग की मांगे करते हैं। सरकारों के पास उनकी बातें बिल्कुल नहीं पहुंचती, लेकिन चुनावी जैसे आता है समय वैसे ही यहाँ पर सरकारें जो है वो तमाम ऐसे वादे जनता से करती है, वोट के नाम पर उनके सुनती है। अब जिस तरीके से वर्तमान में बीजेपी सरकार है और युवा मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रदेश को मिला है, तो इस जिस तरीके से 19 सालों से मांग चल रही है, तो उम्मीद हम ये लगा सकते हैं कि जिस तरीके से एक सक्रिय मोड में नजर आ रहे हैं वर्तमान सीएम धामी, तो कहीं ना कहीं अगर ये मामला उन तक जाता है तो ये बिल्कुल पूरा होने की यहाँ पर उम्मीद जता सकते हैं, क्योंकि इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे और जो अक्सर पलायन का दर्द झेलती है उत्तराखंड में, पलायन की जो दंश है वो कहीं ना कहीं हर जगह से देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का अगर यहाँ पर ये मोटर मार्ग की समस्या सुलझती है तो यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही कई चीजें होती है, लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा, अपनी जो गृह जनपद है वहाँ ही उनको रोजगार मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल हो सकती है अगर यहाँ पर मोटर मार्ग वाली समस्या दूर होती है, तो उम्मीद है कि सीएम तक इनकी मांगे जरूर जाए। जी बिल्कुल प्रियंका, उम्मीद यही है और जिस प्रकार से कुलदीप जी ने भी बताया, ये मांग अब तो कम से कम पूरी होनी चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए प्रियंका आपका और कुलदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली चर्चा की ओर। आपको बता दें कि प्रदेश में युवा को नेतृत्व की बागडोर सौंपने से उपजे असंतोष को थामने और सरकारी कामकाज को कुछ हद तक संभालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब दिल्ली का रुख कर रहे हैं। आज दिल्ली दौरे पर जा रहे धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से भी मुलाकात कर सकते हैं। पार्टी हाईकमान के सामने वो राज्य को लेकर अपना एक्शन प्लान और वरिष्ठों के असंतोष को थामने के लिए उनके स्तर पर की गई कसरत की रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में दिल्ली रवाना होने से पहले जन समस्याओं को भी सुना। लोगों ने उनसे सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता से संबंधित समस्याएं सुनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित निदान जो अधिकारी हैं जो उनसे संबंधित उन्हें दे दिए गए हैं। तो वहीं प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार भी कर रही है और ऐसी तमाम चीजें हैं जिसे लेकर मुख्यमंत्री अपना पक्ष और इन योजनाओं को कैसे पूरा करना है, क्या क्या दिक्कतें इनके सामने इस समय आ रही हैं, उन्हें कैसे दूर करना है, ये तमाम अपना एक्शन प्लान लेकर आज दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से वो मिल सकते हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता साक्षी साहनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। साक्षी, जानना चाहेंगे, दिल्ली दौरे पे जाने से पहले मुख्यमंत्री ने एक जन दरबार भी लगाया था, वहां पर जनता की जो बुनियादी समस्याएं हैं वो भी उन्होंने सुनी और तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं उन्हें उसे सॉल्व करने के भी निर्देश दिए और तमाम ऐसी चीजों को लेकर, चारधाम यात्रा को लेकर और साथ ही साथ युवा मुख्यमंत्री बनने के बाद जो वरिष्ठों में असंतोष है उसे लेकर भी आज मुख्यमंत्री धामी दिल्ली के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री से वो मुलाकात कर सकते हैं। उन तमाम समस्याओं के क्या कुछ समाधान और किस प्रकार से समाधान है उस बारे में बात कर सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है साक्षी आपके पास? बिल्कुल उमंग, देखिए युवा मुख्यमंत्री के बनने के बाद ये पहली उनकी दिल्ली मुलाकात होगी जिसमें वो आला कमान से मुलाकात करेंगे और साथ में ये भी देखा जाएगा कि विभिन्न मुद्दों पर जो है वो बातचीत कर सकते हैं, जिसमें मुख्य तौर पे बताया जा रहा है कि संगठन को किस तरीके से मजबूती देनी है, क्योंकि उमंग इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि युवा मुख्यमंत्री धामी के शपथ ग्रहण के समय ही कहीं ना कहीं बहुत सारे मंत्रियों के बीच में, बहुत सारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनके मन में कहीं ना कहीं खटास तो आई थी, लेकिन जिसको शिष्टाचार भेंट के जरिए, मुलाकात के जरिए, बातचीत के जरिए जो है सुधारा गया। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं संगठन में और मजबूती देने के लिए और साथ में 2022 के लिए किस तरीके से एजेंडा रहेगा और आगामी रणनीति किस तरीके से पार्टी की रहनी चाहिए और साथ में जो धामी की योजना है, जो उनकी परियोजना है, उस पर किस तरीके से पार्टी काम करेगी, उसको लेकर जो है सारी विचार विमर्श आला कमान से होगा। और साथ में हो सकता है उमंग की कुछ अहम फैसले भी इस दौरान ले लिए जाएं कि किस तरीके से प्रचार प्रसार जनता के बीच में जाकर करना है, क्योंकि कम समय है
और इस कम समय में बहुत सारी चुनौतियां सरकार के सामने हैं। हालांकि लगातार सरकार जो है इस बात को कहती आई है कि कम समय में जनता का दिल जीतने में भाजपा जो है अपनी पूरी कोशिश करेगी। उमंग जी बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल आपने सही कहा, बेहद कम समय है और कुछ महीनों बाद ही उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर है। खैर, जपिंदर सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता है। जपिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जपिंदर जी, जिस प्रकार से अभी उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है क्योंकि कुछ ही महीनों बाद में चुनाव है। तमाम जो कई लोग होते हैं, हर पार्टी में इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। एक युवा मुख्यमंत्री बनने के बाद में कई लोगों में असंतोष भी है, उस असंतोष को भी दूर करना है और कम समय में बहुत सारे काम करने हैं और इसीलिए पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ आज लोगों की जन समस्याएं भी सुनी है, साथ ही साथ अधिकारियों को भी तुरंत उसका समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं और अब वो दिल्ली दौरे पर निकले। किस प्रकार से देखते हैं आप इसे जपेंद्र जी? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना होगा कि जिस तरह से ये मीडिया में खबरें आ रही हैं या उन्हें विपक्ष प्रसारित करने का काम करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लिए बहुत बड़े एक मिशन की शुरुआत है और सभी वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद के साथ, उनके सहयोग के साथ ये सब चीजें हुई हैं। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए। और दूसरी तरफ एक जिस एनर्जी के साथ काम शुरू हुआ है और पूरे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर युवा वर्ग के अंदर एक अलग ही तरह का एक जोश देखा गया है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष में ये चिंता भी स्वाभाविक है और उनका चिंतित होना भी स्वाभाविक था। तो ये सब एक जिसे हम कह देते हैं कि एक सम्मान की दृष्टि से अपने वरिष्ठ जनों का सम्मान, धन्यवाद, तो ये सब वो प्रक्रियाएं हैं जो सभी जगह चलती हैं और अच्छे एक युवा राजनेता ने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करा है प्रदेश में और विभिन्न पदों पे रहते हुए। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम देखेंगे कि किस तरह से उत्तराखंड में प्रदेश हित के निर्णय हो रहे हैं और जो जनहित के, सबसे बड़ी बात है जनहित, तो जनहित को लेकर जिस तरह से काम की शुरुआत हुई है उसमें सभी वरिष्ठ जनों का सहयोग और आशीर्वाद है और हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी निश्चित तौर पर पूरे उत्तराखंड को और उत्तराखंड के युवाओं को और उत्तराखंड की समस्याओं के निराकरण की दृष्टि से पूरी तरह से रात दिन एक करे हुए और इसके सुखद परिणाम जल्दी ही सबको देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल जपेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर वो आज दिल्ली दौरे पर गए हैं और अब आगे क्या कुछ काम करना है क्योंकि चुनावों को साधना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कई ऐसी योजनाएं हैं जो पुराने दो मुख्यमंत्री बनाकर गए हैं, उन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो, इसकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खैर साक्षी, आपके पास आना चाहेंगे, फाइनल कमेंट चाहेंगे दिल्ली दौरे के बाद में, क्या लगता है आपको किस प्रकार से अब आगे की कार्य योजना बनाई जाएगी? साक्षी। अब बिल्कुल उमंग, देखिए बताया जा रहा है कि ये सामान्य जो है मिलन, एक तरीके का उनकी मुलाकात का ये कार्यक्रम है। इसमें वो आला कमान से मुलाकात करेंगे और आला कमान से अपने काम को लेकर जो है आइडिया लेंगे और साथ में शेयर करेंगे किस तरीके से उत्तराखंड में जो है आगे जाकर काम होना है, क्योंकि कम समय है और कम समय में कहीं ना कहीं चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में किस तरीके से, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है तो प्रचार प्रसार भी करना है और जनता से सीधा संवाद किस तरीके से ले जाना है और साथ में जो योजनाएं लंबे समय से भाजपा की चलती आ रही हैं, जो उनके मैनिफेस्टो में भी बातें कही गई थी, उसको किस तरीके से जनता तक पहुंचाना है, उस पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श हो सकता है। इसके साथ उमंग ये भी बातचीत हो सकती है कि 2022 के लिए क्या मुख्य तौर पे मैनिफेस्टो रहेगा भाजपा का उत्तराखंड में और किस तरीके से जो लोगों की देखा जा सकता है भाजपा से उम्मीदें हैं, उस पर किस तरीके से भाजपा खरी उतरे। उमंग जी बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल आपने सही कहा। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली से क्या कुछ सबक वो लेकर आते हैं और अब आगे अपनी उस कार्य योजना को किस प्रकार से मूर्त रूप देते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ इन कम महीनों में पुष्कर सिंह धामी को करना है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।